बड़े ज़रूरी और अहम टॉपिक के ऊपर जो है बात करने के लिए मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। कल जैसा आपने देखा कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर साहब कैसे लॉ एंड ऑर्डर की परवाह नहीं करते, लॉ ऑर्डर को तोड़ते हैं और कैसे दीवारें कूद के जो है वो जाते हैं नौहाटा में उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिनकी पुलिस की फायरिंग में डेथ हुई थी 1931 में। अब ये विरोधाभास कैसा है? जो चीफ मिनिस्टर स्टेट का है, जिसका काम है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना, और जो ये क्लेम करता है कि हमारे को स्टेटहुड वापस दो ताकि होम भी हमारे पास आ जाए, पुलिस भी हमारे पास आ जाए, वही पुलिस की इज्जत नहीं करते, वही लॉ एंड ऑर्डर की इज्जत नहीं करते। और उसके बाद न सिर्फ ये, उसके बाद अपने ट्विटर हैंडल पे बड़ी जोश के साथ उन पिक्चर्स को जो है वो डालते हैं जिसमें वो दीवारें कूद के फांद रहे हैं और जिसमें पुलिस वाले उनको रोक रहे हैं, लेकिन वो रुक नहीं रहे। ये पहली बार हुआ है हिंदुस्तान में कि कोई चीफ मिनिस्टर इस तरह का बिहेवियर करता है कि पुलिस के रोकने के बावजूद वो नहीं रुकते, कानून को तोड़ के जो है वो एक्शन करते हैं। और फिर जब हम उसको स्टेटमेंट को देखते हैं उमर अब्दुल्ला साहब की, तो सोच के शर्म आती है कि ये चीफ मिनिस्टर हैं हमारे जो 1931 13 जुलाई को जो कश्मीर में हुआ उसका कंपैरिजन जलियांवाला बाग से करते हैं और कहते हैं कि 1931 में मरने वाले जो हैं वो जलियांवाला बाग के शहीदों के बराबर हैं हमारे लिए। जलियांवाला बाग में उन लोगों पे गोली चली थी जो कि पीसफुल तरीके से वहां पे बैठे थे जुलूस को सुनने के लिए, स्पीचेस को सुनने के लिए। 13 जुलाई 1931 को अगर उमर साहब याद करें, 13 जुलाई 1931 को सेंट्रल जेल के ऊपर अटैक होता है तकरीबन 5000 बंदों का। वो सेंट्रल जेल जिसमें ऐसे लोग रखे हुए थे जिनके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे थे, वो सेंट्रल जेल जिसमें स्पेशल कोर्ट की कार्रवाई हो रही थी। लॉलेसनेस को रोकने के लिए जो कानूनी कार्रवाई हुई उसमें जिन लोगों की जान गई, आप उनको शहीद बताते हो। अगर उमर अब्दुल्ला साहब की चीफ मिनिस्ट्री में भी किसी जगह यह बात हो जाए कि 5000 लोग मिलकर कोर्ट के ऊपर अटैक कर दें या जेल पे अटैक कर दें कैदियों को छुड़ाने के लिए, तो उमर साहब बताएंगे कि उस सिचुएशन में अगर होम इनके पास भी हो तो ये क्या करेंगे? पुलिस क्या करेगी? क्या पुलिस चुप करके बैठ जाएगी? क्या पुलिस अटैक करने देगी 5000 लोगों को और कैदियों को छुड़वा के ले जाओ? ये तो लॉलेसनेस है। ये तो आज के दिन भी हो जाएगा। जो आतंकवादी बैठे हैं उनको आप ये इशारा देना चाहते हो कि आप भी ये हरकतें कर दो, आप भी शहीद हो जाओ, शहीद बन जाओगे। हमारे को अपने हीरोज को और विलन को सोच के चुनना चाहिए। कश्मीर का हीरो वो कभी नहीं हो सकता है जिसने कानून को तोड़ा, जिसने जेल के ऊपर हमला किया, जिसने अदालत के ऊपर हमला किया, जिसने देशद्रोहियों के लिए न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि पॉजिटिव कार्रवाई की उनको छुड़वाने के लिए। और 13 जुलाई 1931 की घटना को याद रखिए, पहले फायरिंग नहीं हुई थी, पहले पूरी कोशिश की गई थी भीड़ को काबू करने के लिए। और उस सिचुएशन में अगर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए फायरिंग हुई तो वो मजबूरी है, कानून के हिसाब से हुई थी, कोई कानून की उल्लंघना तो नहीं हुई थी। अब ये चीफ मिनिस्टर साहब हैं, आप कभी कलकत्ता में जाते हो, कभी बॉम्बे में जाते हो, अपनी टीम्स को भेजते हो, कहते हो कि टूरिस्ट को वापस लेके आओ कश्मीर में। कैसे आएगा टूरिस्ट वापस कश्मीर में?
जब आप उन लोगों की पूजा करते हो, उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हो जिन्होंने लॉलेसनेस की, जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ाया, जिनकी वजह से आतंकवाद कश्मीर में आया, और 13 तारीख को तो श्रद्धांजलि नहीं हो पाई। उमर साहब ने 14 जुलाई को श्रद्धांजलि दी, लेकिन भूल गए कि 14 जुलाई 1931 में क्या हुआ था। 13 जुलाई 1931 के बाद अगले दिन 14 जुलाई 1931 को कश्मीरी हिंदुओं के घरों को जलाया गया। उनकी कितनी प्रॉपर्टीज लूट ली गई। क्या उमर साहब का फर्ज यह नहीं बनता है कि 14 जुलाई को भी तो कभी मान लो कि 13 जुलाई के बाद क्या हुआ था। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री ये रही है, देशद्रोह की बात करना। इनके दादा शेख अब्दुल्ला साहब के ऊपर तो हमने मुकदमा नहीं चलाया, कांग्रेस ने चलाया था। उनको नजरबंद रखा कितने सालों तक, ये कह के कि वो देशद्रोही हैं। इनके पिताजी फारूक साहब भी जो है, उनकी भी तो आपके पास सारी की सारी वीडियो क्लिपिंग्स भी है और अखबारें भी हैं, कैसे वो जाते हैं पीओजे में समर्थन करते हैं इसका। और आज आप देशद्रोह का ही समर्थन कर रहे हो। इस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं होंगे। ये जम्मू कश्मीर के हालात को ठीक नहीं होने देने की एक बड़ी साजिश है। अब जबकि नॉर्मलसी की तरफ पहलगाम के बाद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के कदम बढ़ रहे हैं, तो उन नॉर्मलसी पे चलते हुए कदम को रोकने के लिए, उसमें रुकावट डालने के लिए ये जानबूझ के की गई शरारत है। आप सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना चाहते हो। आप ये बताना चाहते हो कि इससे पहले कि पीडीपी वहां पे जाए, मैं वहां पे जाऊंगा। कानून कौन तोड़ेगा, इसके बारे में भी होड़ लगी हुई है कश्मीर में। कौन कानून के खिलाफ बड़ी बात कह सकता है, इसके ऊपर वहां पे दौड़ लगी हुई है। अगर पीडीपी जो है वो बात करती है स्टेटहुड को लाने के लिए, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उससे बड़ी बात करेगी। पीडीपी बात करेगी 13 जुलाई के लिए, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उससे बढ़ के बात करेगी। ये किस तरह की दौड़ है? ऐसी दौड़ जिसमें आतंकवाद का समर्थन हो रहा है, जिसमें देशद्रोह का समर्थन हो रहा है, ये किसके हक में है? और फिर आपकी इन हरकतों को देखते हुए अगर आतंकवाद को बढ़ावा मिले तो दोषी कौन होगा? और मुझे समझ नहीं आता कि यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ मिलकर काम करना चाहिए। अगर यहां पे विकास आना है, यहां पे शांति आनी है, तो दोनों गवर्नमेंट को मिलकर साथ में काम करना पड़ेगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने दोनों गवर्नमेंट को एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया। कश्मीर की जनता को भी समझना चाहिए, ये जो कश्मीर में इस टाइम पे कंपटीशन चल रहा है कि कौन पॉलिटिकल पार्टी देशद्रोह की बड़ी बात करेगी, और ये सोच के कि वो कश्मीर की जनता को वैसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे जैसे वो बनाते रहे हैं 7 दशकों से, और लोग उनकी इन ड्रामाबाजियों को मान के ये सोचेंगे कि हमको इनके साथ चलना है, तो कश्मीर की जनता जो है अब काफी आगे बढ़ चुकी है। कश्मीर कभी नहीं चाहेगा कि हालात फिर से खराब हो। दोबारा कश्मीर में पहलगाम जैसे हालात हो, वो कश्मीर कभी नहीं चाहेगा। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, वो बात करिए जो हमारे को शांति की तरफ लेके जाए। वो बात करिए जिससे विकास हो जम्मू कश्मीर में। ये इस तरह के स्लोगन देने से आप जम्मू कश्मीर को वापस लेके जा रहे हो। उसी अंधकार के युग में यहां से बड़ी मुश्किल से हम बड़ी कुर्बानियां देके निकले।